नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका स्वस्थ प्रदेश में। आज स्वस्थ प्रदेश में हम बात करेंगे व्हीट एलर्जी की, जिसको सीलियाक कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी आमतौर पर है लोगों के बीच में, क्योंकि इसके बारे में बात भी बहुत कम भी होती है। व्हीट एलर्जी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से एक निवाला खाना भी मुश्किल हो जाता है या फिर मुश्किल में डाल देता है, जिसमें गेहूं हो या फिर जौ हो। क्या होती है ये व्हीट एलर्जी? क्यों इस बीमारी में गेहूं से बनी किसी भी चीज से परहेज करना होता है? बच्चे किस तरह से इससे प्रभावित होते हैं? अनुमान कीजिए कि छोटा बच्चा जिसको आप गेहूं से बनी चीजें देते हैं, रोटी देते हैं, आमतौर पर हम खिलाते हैं उसको, लेकिन वही उसका दुश्मन बन बैठे, तो फिर क्या करेंगे? इन्हीं गुत्थियों को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एस.के. मित्तल साहब। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हम डॉक्टर साहब से समझेंगे तमाम पहलुओं को कि ये गेहूं से एलर्जी क्या होती है। आप भी सवाल पूछें, मगर इससे पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोजाना जो रोटी या ब्रेड खाते हैं वो आपके और आपके बच्चों के लिए बीमारी की बहुत बड़ी वजह है? दरअसल इस बीमारी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इस बीमारी को व्हीट एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ग्लूटोन नाम के एक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जिससे पेट की छोटी आंत को नुकसान पहुंचता है। गेहूं, जौ और रागी में बड़ी मात्रा में ग्लूटोन पाया जाता है। व्हीट एलर्जी या ग्लूटोन एलर्जी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं और इस बीमारी का सीधा असर बच्चों के शरीर पर पड़ता है। बच्चों को दस्त लगना इस बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। साथ ही बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक जाता है और बच्चों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि व्हीट एलर्जी के मरीजों के लिए एक ही उपचार है कि मरीज चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, गेहूं से बनी चीजें जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि कभी ना खाएं। इसके अलावा जौ और रागी से बनी चीजें भी कभी नहीं खानी चाहिए। लेकिन परेशानी की बात यह है कि भारत में अमेरिका और यूरोपियन बाजारों की तरह व्हीट एलर्जी के मरीजों के लिए ग्लूटोन मुक्त खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो वो खाना जिससे हम समझते हैं कि बच्चे या फिर कई बार बड़े भी, जिसकी बदौलत हम जीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अहम स्रोत होता है, लेकिन अगर वही मुश्किल में डालने लगे शरीर को, तो क्या किया जाए? ये क्या है बीमारी? सीलियाक या फिर व्हीट एलर्जी। डॉक्टर एस.के. मित्तल साहब सीनियर पीडियाट्रिशियन मेरे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, क्या है ये सीलियाक? बहुत कम जानकारी आमतौर पर लोगों के बीच है और बहुत कम बातें होती है इसे लेकर के। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं अजय जी। ये बीमारी का अभी बहुत कम जानता है, डॉक्टरों में भी इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है और इसीलिए ये काफ़ी दिन तक इसकी डायग्नोसिस नहीं होती है। ये एक्चुअली ग्लूटेन खाने से उन बच्चों को ये बीमारी होती है जिनके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब जिनके अंदर जेनेटिक ये बीमारी होने का आशंका है, उन्हीं को ये बीमारी होगी। सबको ये बीमारी नहीं होती जी। तो दोनों चीज़ चाहिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी चाहिए और जो गेहूं में ग्लूटेन है वो खाना, ये दोनों चीज़ जब ही ये बीमारी बनती है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वास्तव में ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है। ग्लूटेन खाने से बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज कहते हैं। इस प्रोटीन में चेंज आ जाता है और इस प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और फिर जहाँ जहाँ ये प्रोटीन मौजूद है बॉडी में, वहाँ वहाँ टिश्यू डैमेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये प्रोटीन हमारी छोटी अंतड़ियों में होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका छोटी अंतड़ियों में दिखाई देता है और उसकी वजह से खाना पचाना और हजम करना, ये दोनों चीज़ अफेक्टेड हो जाती हैं। तो उसकी वजह से सारे लक्षण इसके बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसके शिकार क्या बच्चे होते हैं? हाँ, देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि ये आनुवांशिक बीमारी है, तो इसके जो हैं आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। एक प्रोटीन होते हैं बॉडी में HLA एंटीजेंस, जिनको हम DQ2 और DQ8 कहते हैं। ये तकरीबन 30% पॉपुलेशन में होते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बीमारी नहीं बन सकती। लेकिन इसके बाद जब ग्लूटेन खाते हैं
तब उससे ये बीमारी बनती है। यानी कि बच्चों को जिस बच्चे में ये समस्या है या आनुवांशिक तौर पर उसके अंदर है ये दिक्कत, उसको जब आप रोटी खिलाना या व्हीट से बनी दूसरी चीज़ें खिलाना शुरू करेंगे, गेहूं से बनी हुई, तो उसको ये समस्या पैदा होने लगेगी उसी उम्र से, अमूमन जो 1 साल के आसपास शुरू होता है। डॉक्टर साहब जी हाँ, ये ऐसा है कि जब ग्लूटेन खाना शुरू करेगा उसके भी कई महीनों के बाद इसका असर आता है, क्योंकि छोटी अंतड़ियों में आमतौर पर अपना बहुत रिजर्व होता है, जो कि जब वो काफ़ी डैमेज हो जाता है तभी उसके लक्षण आने शुरू होते हैं। तो क्या क्या लक्षण आते हैं सामने? इसके लक्षण जैसे छोटे बच्चे में तो बार बार दस्त लगना, अच्छा। या एक लंबा दस्त चलता जा रहा है, या उसको पेट फूलने लगता है और वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे में खून की कमी आ रही है, या बच्चे में विटामिन डी खासकर रिकेट्स हो जाता है, वो ये सब लक्षण अर्ली पोर्शन में इस बीमारी में आते हैं। तो ये लेकिन जो आप लक्षण कह रहे हैं, ये लक्षण तो आमतौर पर छोटे बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है। हाँ, यही एक सबसे बड़ी मुश्किल है जी। ये लक्षण कोई भी इस बीमारी का स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, और इसीलिए इसकी बीमारी कई बार जो है हमारी वो डायग्नोस होने में बहुत लेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आम तौर पर कमज़ोर बच्चा चल रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा, तो एक आम डॉक्टर उसको टीबी की बीमारी बता देगा और टीबी का इलाज हो जाता है। हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके 6-6 महीने टीबी का इलाज हो गया, लेकिन असल में उनको ये ग्लूटेन की बीमारी होती है, सीलिएक डिजीज़। तो ये एक जो कि जिन डॉक्टरों को इसकी अच्छी नॉलेज है इस बीमारी के, वो फिर जल्दी सोचते हैं इसके बारे में और फिर टेस्ट करा लेते हैं, तो बीमारी का पता चल जाता है। टेस्ट के जरिए पता चल जाता है। कैसा टेस्ट होता है ये मैं समझूंगा आपसे डॉक्टर साहब टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। लेकिन दर्शक जो हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, काफ़ी दर्शक जुड़ रहे हैं। पहले एक ईश्वर जी का फ़ोन ले लेते हैं जो इंदौर से मेरे साथ हैं। ईश्वर जी, सवाल। हाँ जी पूछे सवाल। क्या जानना चाहते हैं ईश्वर जी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मुझे कहा गया है कि आपको व्हीट एलर्जी टेस्ट भी करना चाहिए, क्या ये एक दूसरे रिलेटेड हो सकता है क्या? देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस का असली कारण हमें नहीं पता है, हालांकि सीलिएक डिजीज़ का ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, तो हमें नहीं लगता कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में व्हीट एलर्जी इज़ द कारण। उसके कोई और कारण होगा या आपको कोई और साथ में सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से आपको ये बताया गया। मुझे क्या डॉक्टर साहब बार बार दस्त लगते हैं और पेट हाँ, में बार बार दस्त लगना बगैर खून आँव के। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में खून और आँव वाले दस्त लगते हैं। अगर मुझे आपको आँव नहीं बगैर आती खून डॉक्टर आँव के साहब, दस्त दस्त लग रहे लगते हैं तो ज़रूर इसके लिए टेस्ट कराइए। हाँ तो सर मुझे खून नहीं आता, ऐसे ही मतलब दस्त लगते हाँ, हैं तो वो नॉर्मल। ज़रूर आप इसका टेस्ट करा लीजिए। सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट हो जाता है, एक ब्लड टेस्ट है और एक फिर एंडोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी करते हैं, उससे डायग्नोसिस पक्की हो जाएगी। तो टेस्ट करवा लें अगर इस तरह की बात आपको आशंका है तो। ललितपुर से राजीव जी हैं। सवाल राजीव जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, बताएं, पूछें, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं यही बोल रहा हूँ कि सर एक बड़ी आंत में सूजन है सर। जी हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बड़ी आंत में सूजन है सर, मेरे को पर्यावरण 5 साल से दर्द रहता है सर। देखिए, आपकी भी वही समस्या है जो अभी पहले बताया हमने। बड़े हाथों की सोजिश के लिए अलग जांच होती है, उनकी सबको आप किसी पेट के अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और जांच कराइए। ये सीलिएक से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये सीलिएक अगर से जुड़ा सीलिएक हुआ की नहीं। बीमारी से है तो वो छोटी आंत में समस्या आएगी, बड़ी आंत में नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही हाँ कह जी, रहा हूँ? बिल्कुल, ये छोटी आंतों की बीमारी सीलिएक में जाती है। तो आपको अच्छे पेट के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। राजीव जी, डॉक्टर साहब मैंने जांच करवाई सर, उसमें सूजन निकल। हाँ, तो वो इलाज भी करेंगे, वो सीलिएक की वजह से नहीं है। वो सीलिएक नहीं है, और अगर जांच में आया है सूजन तो उसका इलाज हो जाएगा। आप निश्चित रहें, परेशान न हो, ये ठीक हो जाएगा आपका। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये तो काफ़ी अहम है कि आपने बताया कि अगर आप खाना ठीक से पचाने में अक्षम होने लगता है शरीर, अगर जिसको ये बीमारी है सीलिएक की, छोटा बच्चा जो खाना ठीक से पचा नहीं पाएगा, तो उसका डेवलपमेंट भी रुकेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल रुकेगा। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। कि ये जो आपके मॉनिटर पे बताया जा रहा है कि रागी में ग्लूटेन नहीं होता, ये राई एक अनाज होता है जो हमारे देश में नहीं होता, उसमें ग्लूटेन होता है। तो आप रागी बिल्कुल बेफिक्र होकर के खा सकते हैं अगर सीलिएक डिजीज़ है तो भी।
अब आपने कहा जैसे लक्षण की बात है, अगर नेचुरली अगर बच्चे को खुराक पूरी नहीं हो रही है तो उसमें कुपोषण के लक्षण आएंगे, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। और एक्चुअली आपको पता है हमारे देश में कुपोषण की बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारी है। 40 से 45% बच्चे हमारे यहाँ कुपोषण से शिकार हैं। अभी हाल ही में पिछले 2 साल के अंदर ही एक स्टडी हुई हमारे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में, जिसमें जो बहुत ज़्यादा कुपोषण वाले बच्चे दाखिल थे, जिनको हम सोचते थे कि इनको सिर्फ खाने पीने की कमी है, उनका जब जांच किया गया तो उनमें से 13% में ये सीलियक की बीमारी निकली। और इनको जब हमने गेहूं बंद कर दिया तो ये बच्चे ठीक हो गए। मतलब ये सिर्फ कुपोषण, आप जनरली सोचेंगे कुपोषण है ये कुछ और खिलाओ, उसकी जगह उल्टा उसका एक गेहूं बंद करेंगे, ग्लूटेन बंद करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 100 में 100 नहीं, 100 में से सिर्फ 13 लोग ऐसे थे जिनको ये बीमारी थी। तो जांच कराना ज़रूरी है। जांच के बाद अगर सीलियक डिजीज़ निकलती है तो उसका इलाज ज़रूर है कि व्हीट बंद करेंगे। व्हीट और बार्ली, हाँ जी, जौ और गेहूं। संदीप जी सहारनपुर से इंतजार कर रहे हैं, सवाल। जी संदीप जी पूछें सवाल। जी सर, मेरा सवाल है कि जो अभी चिकनगुनिया बीमारी हुई, हाँ सवाल पूछे, आप बताएं। जी सर मेरा सवाल, नमस्कार सर। पहले नमस्कार जो जी। अभी चिकनगुनिया बीमारी हुई है जी, फिर क्या हुआ? इलाज क्या है सर? जो जोड़ों में, घुटनों में दर्द? नहीं वो बेटा ये चिकनगुनिया की बीमारी का इससे कोई मतलब नहीं है। और पहली बात तो कि अब हम अभी आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात जो मैंने इस पर शोध किए हैं, मेरी जानकारी बताती है कि वो अपने आप ठीक होगा जो आपको जोड़ों में दर्द रह गया चिकनगुनिया के बाद से। हम सीलियाक की बात कर रहे हैं, मतलब गेहूं और जौ के प्रति जो शरीर एलर्जी एक तरह से हो जाता है, उसको रिएक्ट करता है और उससे आपके शरीर में नुकसान होता है। ये डॉक्टर साहब इसका पता कैसे लगे छोटे बच्चों में खास तौर से? लक्षण, सबसे पहले तो लक्षण के बारे में अगर आप ख्याल रखेंगे, जैसे मैंने कहा बच्चे की हाइट छोटी है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, खाना वैसे ठीक खा रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा, या बार बार दस्त लग रहे हैं, या बच्चे को कब्ज़ ज़्यादा हो रही है, तो भी ये बीमारी हो सकती है। बड़ा जब बच्चा 11, 13, 14 साल का होता है तो उसको जो प्यूबर्टी हम कहते हैं, जैसे लड़कियों में छाती डेवलप होनी है या पीरियड शुरू होनी है, वो नहीं हो रहे, लेट हो रहे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। या खून की कमी है, या बच्चे को रिकेट्स है, तो आपको इस बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर एक बार आप सोचेंगे तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसका anti-TTGA, एंटीबॉडीज़ टू दैट टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो प्रोटीन है उसके एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर में, उसको हम नापते हैं। अगर वो बढ़ी हुई हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये बीमारी होने के चांस और बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ उस टेस्ट से बीमारी नहीं पक्की नहीं होती है, उसको पक्का करने के लिए हमें एंडोस्कोपी द्वारा छोटी अंतड़ियों से थोड़ी ब्रशिंग टाइप लेनी पड़ती है, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देख करके हमें पता चलता है कि छोटी अंतड़ियों में डैमेज है, और उस डैमेज के बाद हमारी ये डायग्नोसिस पक्की हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि इसका मतलब जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया है वो उपलब्ध है, जांच उपलब्ध है। लक्षण अगर आप देखते हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब जो आप कह रहे थे कि या तो बार बार दस्त का आना, पेट का फूलना, ग्रोथ में कमी आ जाना, खून की कमी होना, रिकेट्स का होना, अगर ऐसा हो रहा है बार बार, आप तमाम तरह से इलाज करा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो पा रहा है बच्चा, तो आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। क्या डॉक्टर साहब मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हो सकता है कि सीलियाक हो, और छोटा सा उपाय है इसका, गेहूं बंद कर दीजिए, गेहूं से बनी चीजें बंद कर दीजिए, अपने आप बच्चा ठीक होता चला जाएगा। उधम सिंह नगर से गेहूं से बनी हुई चीज बगैर पक्की डायग्नोसिस के मत करिएगा, क्योंकि गेहूं अपने आप में एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड है, उसको वैसे ही नहीं बंद करिएगा। अगर ये बीमारी ब्लड टेस्ट से और बायोप्सी से, एंडोस्कोपिक बायोप्सी दोनों से कंफर्म हो जाए तभी ये गेहूं बंद करिएगा। तो पूरी तरह से जांच से पुख्ता होने के बाद। बिट्टू जी हैं, सवाल बिट्टू जी। हेलो जी पूछे सवाल बिट्टू जी। सर जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, मेरे शरीर पे सोराइसिस है, सिर में और कमर में। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सोराइसिस के बारे में।
डॉक्टर साहब, लेकिन एक छोटा सा जवाब, क्या करें ये? हम कुछ नहीं बता सकते, हमें सोराइसिस के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे साथ जो हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और हम सोराइसिस पर आज बात नहीं कर रहे बीमारी तो इसलिए और कंट्रोल रूम से आग्रह है कि सवाल फिल्टर करें, वो सवाल जो सीलिएक से जुड़े हों वो दें, ताकि इस समय हमारा व्यर्थ नहीं जाए, हम सीलिएक पर बात कर पाएँ। डॉक्टर साहब, ये क्या क्या नतीजे या क्या क्या दुष्परिणाम जिन बच्चों में या जिसमें भी ये बीमारी होती है सीलिएक की हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं? वही मैंने कहा, देखिए एक तो ग्रोथ रुक गई, आपकी हाइट छोटी रह गई, आपके जो लड़कियां बड़ी हुई उनको प्यूबर्टी नहीं हुई। अभी तो ये भी स्टडीज़ में सामने आ रहा है कि जो औरतों में बांझपन होता है उनमें भी 6 से 8-7% लेडीज़ को ये बीमारी मिलती है, और अगर ये बीमारी मिल जाए तो उसके इलाज से उनको बच्चा हो सकता है, उनको फिर और कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। बांझपन तक को दूर किया जा सकता है। तक को ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। पुरुषों में भी ये समस्या आ सकती है? पुरुषों की अभी मैं नहीं कह सकता कि पुरुषों के बांझपन पे या पुरुषों की इनफर्टिलिटी पे इसका क्या असर है, उसकी कोई स्टडी नहीं है। हाँ। तो मेल चाइल्ड में ये कैसे कैसे मैनिफेस्ट होता है? मेल चाइल्ड में हाइट छोटी है, खून की कमी है, रिकेट्स है, वजन कम है, बच्चे को बार बार दस्त लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सब लक्षण हैं जो बड़े मेल्स में भी होगा, फीमेल में भी होगा। सहारनपुर से प्रवीण जी का सवाल ले लेते हैं। प्रवीण जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे जो है खाने की नली में एलर्जी बताई गई है और 2-3 दिन के बाद अगर कोई भी एंटी एलर्जिक गोली ना लूं तो मुझे एलर्जी हो जाती है गले में, ये पूरी की नली में। भैया आई एम सॉरी, लेकिन ये भी जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये वीट एलर्जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए अलग आपको जो भी कारण होगा वो पेट के रोग के बीमारी के जो डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे, उन्होंने बायोप्सी वगैरह करेंगे, जो भी है उसके हिसाब से आपको बताएंगे। ये डॉक्टर साहब, हम जो देख रहे हैं कि जो सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सीलिएक के बारे में जानकारी इतनी कम है हम लोगों में कि वो इससे जुड़े जो लोग हो भी सकते हैं शायद उनको पता ही नहीं है। आपने बताया जानकारी के बारे में जी, ये बीमारी 100 में से 1 लोगों को ये बीमारी है आज दिल्ली और इस अपने उत्तर प्रदेश और जहाँ पर भी गेहूं खाया जाता है जी। लेकिन उसके बावजूद लोगों की इतनी कम इसके बारे में जान पहचान है कि जब हम पहली बार किसी को बताते हैं कि आपके बच्चे को गेहूं से एलर्जी है तो वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होते, कहते डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, और आप कहते हो ये आनुवंशिक बीमारी है, हमारे तो सारे परिवार में गेहूं खाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो अगर हमने 10 परिवार वालों को टेस्ट करा तो एक को उसमें भी बीमारी निकल आती है, मतलब परिवार वालों को 10 गुना ये बीमारी होने का शक है। तो ये आपको ये जानकारी को कमी को दूर करने के लिए हमने एक अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, सीलिएक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये हमारा एक कार्यक्रम पिछले 7-8 साल से हम चला रहे हैं कि किसी तरह इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चले, डॉक्टरों को पता चले, सरकार को पता चले। अभी तो सरकार को ही नहीं पता इसके बारे में, वही मानने को तैयार नहीं है कि ये बीमारी है, जबकि सरकार की अपनी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बहुत बड़ी रिसर्च होकर के पता चला कि हमारे इस एरिया में मोर देन 1% इसका इंसिडेंस है। तो यानी कि अभी हर स्तर पर जानकारी इस बीमारी के बारे में कमी है। तो अगर गेहूं नहीं, ऐसे बच्चों में जिसमें ये पाया जाता है, गेहूं नहीं तो फिर क्या खिलाए? हाँ देखिए, गेहूं सिर्फ गेहूं आप आटा मत समझिएगा, सिर्फ रोटी मत समझिए, चपाती मत समझिएगा। गेहूं से आटा, सूजी, मैदा, ये तीनों चीज़ों से कुछ भी बनने वाली चीज़ आप नहीं खिला सकते, ठीक है। और इसके बाद इन चीज़ों में जैसे जौ में जो चीज़ें बार्ले में वो आप जितनी भी ये आपको हेल्थ न्यूट्रिशन वाली ड्रिंक्स मिलती हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, इनमें सब में वो बार्ले एक्सट्रैक्ट होता है, वो आप नहीं यूज़ कर सकते। चॉकलेट है, टॉफ़ी है, ये चीज़ नहीं ले सकते। पास्ता है, नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, ये सब मैदा से बनती हैं, ये आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को छोड़ करके और कोई भी अनाज जैसे मक्का, चावल, जौ, बाजरा या रागी, ये सब अनाज, हमारे यहाँ इतने अनाज होते हैं और आधी जनता आज भी देश में इन अनाजों गेहूं के बगैर रहती है। बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में लोग ज़्यादा चावल खाते हैं जी, और तंदुरुस्त रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपका बच्चा भी बगैर गेहूं के ठीक रह सकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप बाज़ार से रॉ लाइए और उनको अपने घर में ही पीसिएगा, उनका आटा घर में बनाइएगा। जैसे मक्के का आटा बाज़ार से नहीं लाइएगा, चने का आटा बाज़ार से नहीं लाइएगा, बेसन बाज़ार से नहीं लाइएगा, घर में बनाइए और उससे फिर आप जो मर्जी चीज़ बना लीजिएगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आप कह रहे हैं बाजार से ना लाइए, घर ही में बनाइए, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि जो जिसमें ये पिस रहे हैं, अगर उसी चक्की में गेहूं भी पिस रहा है तो वो थोड़ी बहुत भी उसमें कंटेमिनेशन हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम आएगी। उतनी मात्रा भी नुकसान मैं पहुंचा इसमें सकता है। बताना चाहता हूँ जी। कि हम ग्लूटेन फ्री जब कहते जी। हैं तो उसका मतलब है 20 पार्ट्स पर मिलियन से कम, मतलब 1 किलोग्राम में 20 मिलीग्राम से कम। और ऑर्डिनरीली गेहूं में 1 किलोग्राम में 80,000 मिलीग्राम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कण से भी उतना ही कंटेमिनेशन हो जाएगा जितना कि आप एक रोटी खा लीजिए। क्या बात है। तो बिल्कुल आपको गेहूं बिल्कुल दूर रखना है। और यही हम देख रहे हैं कि जो आज आमतौर बड़ी दुकानें खुल गई हैं जो ग्लूटेन फ्री फूड दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, वो अपने आप जहाँ से मर्जी पिसवा के आपको दे रहे हैं। और हम ऐसे कई बच्चे देख रहे हैं जिनको ये लोग अपनी तरफ से जाके ग्लूटेन फ्री फूड खा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे और 4-5 गुना ये महंगा मिलता है बाज़ार में ऑर्डिनरी खाने से। और ये आपके ऊपर इकोनॉमिक भी है और फिर भी वो इलाज ठीक नहीं हो रहा। तो उससे बचिएगा, घर में बनाइएगा, आपका बच्चा ठीक रहेगा, आप ठीक रहेंगे। राकेश जी का हनुमानगढ़ से काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। राकेश जी, क्या सवाल? सवाल ये है साहब कि मेरा एक बच्चा है, उसको एलर्जी भी है। वो खून में जो टेस्ट करवाया एक है, उससे उसको एलर्जी बताई है वीट से। अच्छा, तो ये दूसरे वाला टेस्ट कैसे होगा और कहाँ से होगा, इसके बारे में? देखिए, आप हनुमानगढ़ में हैं, ये दूसरा टेस्ट होता है बायोप्सी का। इसका आराम से जयपुर में पूरा प्रबंध है, जयपुर में जा सकते हैं। और अगर दिल्ली आना चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं। मेरे विचार से शायद जोधपुर में भी इसका, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसका ये टेस्ट अवेलेबल है एंडोस्कोपी का। और जयपुर में तो कम से कम 5-6 सेंटर्स में ये एंडोस्कोपी अवेलेबल है। आप करा दीजिए, 5 मिनट का काम है, आपको ज़िंदगी भर ये बीमारी है या नहीं है पक्का हो जाएगा। क्या बात है। तो ये ज़रूर करवा दीजिए, ये ज़रूर करवा दीजिए अपने बच्चे का, क्योंकि उसकी सेहत के लिए, उसके विकास के लिए, उसके शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज भी होता है सिवाय इसके कि गेहूँ खाना छोड़ दें? नहीं, जैसे एलर्जी है तो उसका एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। बाकी दवाइयाँ ये है कि जो पहले जब बच्चा हमारे पास आता है उसमें खून की, विटामिन की, आयरन की या प्रोटीन्स वगैरह की, तो पहले कुछ दिन हमें खुराक देनी पड़ती है या विटामिन देने पड़ते हैं, आयरन देना पड़ता है। बाद में वो भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप स्ट्रिक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट खाएंगे तो आपको और कोई बीमारी, दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या आप टिप्स जो है, फाइनल टिप्स आपका देखिए, सबसे पेरेंट्स के बड़ी लिए चीज़, आप क्या देंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो कोई भी लक्षण जो मैंने आपको बताए, 7-8 लक्षण जो बताए, दस्त लगना, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, बच्चे का पेट फूल रहा है, बच्चे की हाइट छोटी है, बच्चे को या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन भी, हाँ कॉन्स्टिपेशन, या बच्चे का बार बार पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ लगती हैं, या उसको क्या कहते हैं प्यूबर्टी लेट हो रही है, जैसे माहवारी बच्ची की, लड़की की लेट हो रही है, ये ज़रूर आप इस बीमारी को सोचिए, अपने डॉक्टर को बताइए। इसकी जांच अब काफ़ी शहरों में अवेलेबल है। आप किस उम्र में जांच करवाएं? हाँ जी, बच्चे की किस उम्र में जांच? 2 साल के बाद तकरीबन। 2 साल के 2 बाद। साल से पहले ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। लेकिन अगर सिम्टम पहले ही हैं तो भी हम पहले टेस्ट कराते हैं। उसके लिए फिर 1-2 और टेस्ट स्पेशल होते हैं, वो हम कराते हैं। वो आम जनता की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर को हम बताते हैं। अगर ये टेस्ट नेगेटिव भी हो तो हमें एक दूसरा टेस्ट अब नया आ गया है, उसको करा लेते हैं। तो अगर सिम्टम हमारे को पक्के लक्षण लगते हों तो हम जरूर कराएं। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये लक्षण मौजूद हैं आपके बच्चे में और बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार के इलाज के बावजूद भी वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार चर्चा करें। सीलिएक, आप ये भी ना याद है तो आप कहिए कि कहीं गेहूं तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे मेरे बच्चे को, ये आप पूछ लीजिए अपने डॉक्टर से। हो सकता है कि गेहूं ही उसका दुश्मन बन बैठा हो और
उस स्थिति में सिर्फ गेहूं को हटाने से, या ये भी कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक गेहूं से बनी चीजें ना दे करके भी देख सकते हैं डॉक्टर साहब? ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे टेस्ट बेकार हो जाते हैं। हम टेस्ट से पक्का नहीं कर सकते, बायोप्सी में अच्छा तब टेस्ट में नहीं आएगा रिजल्ट तो आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप पहले आप ये जांच टेस्ट करवा करा के लीजिए। तभी गेहूं के बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस.के. मित्तल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ये था हमारा आज का स्वस्थ प्रदेश।